जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना इकोनॉमिक्स 12th का जो थर्ड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक्स से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वो सारे रीजन पढ़े जिसकी वजह से हमें अपनी पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। तो आज की क्लास में बेटा हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लिबरलाइजेशन था और उसमें जो हमारे रिफॉर्म्स थे वो सारे आज की क्लास में हम लोग स्टडी कर सके। ठीक है बेटा, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ जो आपका बेल आइकन है बेटा उसको आप जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। वीडियोज अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियोज को लाइक करें और वीडियोज पर कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो बेटा अब बात करते हैं अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी एलपीजी की। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना है इट वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। ठीक है, 1991 जुलाई में सबसे पहले अनाउंस किया गया। मेन पर्पस क्या थे? मेन पर्पस था बेटा टू क्रिएट मोर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट इन आवर कंट्री इंडिया, कि भाई हमारे देश को अब हमें मोर प्रतियोगी अर्थव्यवस्था बनाना है। आपको पता है कि 1991 से पहले जो हम लोगों ने पॉलिसी फॉलो की थी उसमें हमने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया हुआ था बेटा। ठीक है, किससे? फॉरेन कंपटीशन से। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 1991 में जो पॉलिसी है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें हमें अपनी इकोनॉमी को मोर कॉम्पिटिटिव बनाना है, ज्यादा प्रतियोगी बनाना है। क्लियर? दूसरा मेन पर्पस है बेटा रिमूव द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म्स। देखिए 1991 से पहले वाली जो पॉलिसी थी यानी 1950 टू 1990 वाली, उसमें क्या था? हम लोगों ने जो फर्म्स हैं उनके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। वो भी किस पर बेटा? एंट्री पर भी, कि नई फर्म एंट्री नहीं कर सकती विदाउट टेकिंग लाइसेंस, और उनकी ग्रोथ के ऊपर भी कि वो अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी भी नहीं बढ़ा सकती। तो हमारा दूसरा मेन पर्पस क्या था कि वो जो रेस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने लगा रखी थी बेटा फर्म्स की ग्रोथ और उनकी एंट्री के ऊपर, उन रेस्ट्रिक्शंस, उन पाबंदियों को भी हमें हटाना है। क्लियर बेटा? तो ये सब हमारे मेन पर्पस थे एलपीजी की। अब बात करेंगे कि एलपीजी के तहत हम लोगों ने कौन कौन से उपाय अपनाए अपनी इकोनॉमी, कौन कौन से मेजर हमने एलपीजी में फॉलो किए। ठीक है, बेसिकली ब्रॉडली देयर वर टू काइंड्स ऑफ मेजर्स। पहले मेजर का नाम है बेटा स्टेबलाइजेशन मेजर। स्टेबलाइजेशन का मतलब स्थिरता। सबसे पहला जो हमारा उपाय किया गया हमारी इकोनॉमी में एलपीजी के थ्रू, वो किया गया कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी में सबसे पहले स्थिरता लेकर आनी है, स्टेबिलिटी लेकर आनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपने पढ़ा अभी जो हमने लास्ट टॉपिक किया था कि टिल 1991 जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था बेटा वो बिल्कुल नेगेटिव आ गया था। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था? हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी के बाद भी इंपोर्ट बढ़ते जा रहे थे और एक्सपोर्ट कम हो गए थे, क्योंकि लो क्वालिटी ऑफ गुड्स इन आवर कंट्रीज। ठीक है, हमारे देश में जो बनी गुड्स थी बेटा तो बेटा अब बात करेंगे कि वो कौन कौन से मेजर्स थे जो हम लोगों ने अपनी एलपीजी की पॉलिसी में फॉलो किए। ब्रॉडली देयर वर टू काइंड्स ऑफ मेजर। दो उपाय थे बेटा। पहला उपाय अपनाया गया था और स्टेबलाइजेशन मेजर। स्टेबलाइजेशन का मतलब स्थिरता, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमी में स्थिरता स्थापित करनी है। और उसके लिए जो पहला पॉइंट है बेटा वो था करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान से पहले एडवर्स था, नेगेटिव था बेटा। कब? बिफोर 1991
तो पहला हमारा उपाय ये था, हमें ये उपाय करना था कि उसको हम सही करें, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो और उसके लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का जो स्टॉक है बेटा, ठीक है, रिजर्व है, वो हमारा प्रॉपर मेंटेन रहे। दूसरा बेटा कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब कीमतें जो बढ़ रही थी हमारी अर्थव्यवस्था में, जिसकी वजह से इकोनॉमी में अस्थिरता आ रही थी। तो दूसरा उपाय हमें करना था उस कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कि भाई वो कीमत इतनी रहे जो कि हमारे कंट्रोल में हो। तो हमें ये दो उपाय करने थे किसमें, स्टेबलाइजेशन मेजर में। क्लियर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर कि किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर्स में, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में हमें सुधार करना था। तो पहला इसमें बेटा इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी, उसकी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा बेटा। क्लियर। दूसरा है इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। आपको पता है कि हम लोगों ने पहले जो पॉलिसी अपनाई थी वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस की थी, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारे इंपोर्ट बढ़ते जा रहे थे और हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे थे। क्यों कम हो रहे थे? क्योंकि बेटा हमारी इकोनॉमी जो है इस लेवल पे गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, उस क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही थी कि हम इंटरनेशनल लेवल पर उनके साथ कंपीट कर सके। अब हमने प्लान किया कि हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी अपनाएंगे और हम अपनी जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने की क्षमता है, उसको भी बढ़ाएंगे। तो दो उपाय हमें ये अपनाने थे। अब बात करेंगे हमने किस पॉलिसी को एलपीजी के साथ रिप्लेस किया, चेंज। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, उन्होंने जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी, ठीक है, जिसका नाम था एलक्यूपी, उसको चेंज किया था बेटा एलपीजी में, ठीक है। एलक्यूपी का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है बेटा लाइसेंसिंग, एल का मतलब था लाइसेंसिंग। आपको पता है कि 1950 से 1990 तक जो हम लोगों ने पॉलिसी फॉलो की वो पूरी तरह बेटा लाइसेंसिंग सिस्टम से कंट्रोल्ड थी। हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पूरी तरह से लाइसेंसिंग से पॉलिसी इंपोज कर रखी थी। अगर प्राइवेट सेक्टर अपनी कोई नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहता था, ठीक है, या फिर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता था, या फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ गुड्स करना चाहता था, तो उसको उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। यानी हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूरी तरह से कंट्रोल था थ्रू लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब लाइसेंसिंग पॉलिसी को नई इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज किया गया बेटा लिबरलाइजेशन के साथ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेटा उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब था कि जो प्राइवेट सेक्टर पे आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, पाबंदियां लगा रखी थी, उनको हटाना है और प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको बड़े दिल वाला बनना है। बड़े दिल वाला बनने का मतलब क्या है कि लेट देम compete विद द पब्लिक सेक्टर। उनको फ्री कर दो, उनको पब्लिक सेक्टर के साथ कंपीट करने दो और उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं उसको हटा दो। यानी पहला जो एल है वो लिबरलाइजेशन के साथ चेंज हुआ, रिप्लेस हुआ। दूसरी बात करते हैं कोटा, ठीक है। जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें एक वर्ड आप सुनते थे कोटा। कोटे का मतलब क्या था बेटा? मैक्सिमम लिमिट फिक्स की हुई थी इंपोर्ट के ऊपर हम लोगों ने, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट्स फिक्स की हुई थी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। अब हमें उसको खत्म करना है और हमें बढ़ावा देना है प्राइवेटाइजेशन को, मतलब निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या था बेटा? निजीकरण मींस प्राइवेटाइजेशन मीन चेंज इन द ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप को चेंज करना। किस तरीके से? या तो जो उनका मैनेजमेंट है, उनकी ओनरशिप है बेटा, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए, या फिर आप कह सकते हो कि पूरे का पूरा जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है जो घाटे में चल रहा है उसको प्राइवेट सेक्टर के हैंडओवर करना। इसको नाम दिया गया प्राइवेटाइजेशन। यानी कोटा इज रिप्लेस्ड बाय प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है? तीसरा था बेटा परमिट, ठीक है, और इसको रिप्लेस किया गया ग्लोबलाइजेशन के साथ। तो परमिट का मतलब क्या था? परमिट का मतलब भी परमिशन लेना ही था, ठीक है। आपको पता है कि हम लोगों ने जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था उस पे भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारे परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती थी। अब नई पॉलिसी में उसको रिप्लेस किया गया बेटा ग्लोबलाइजेशन के साथ। परमिट हमने किस लिए लगाया था? हमने रेस्ट्रिक्शंस के लिए लगाया था फॉरेन कंपटीशन के ऊपर,
ठीक है, हम लोग नहीं चाहते थे कि भैया कंपनी जो है विदेशों से आए और हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के साथ कंपीट करे, यानी हमने प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज इंडस्ट्रीज उसकी पॉलिसी अपना रखी थी। बट अब हमने क्या किया, नई पॉलिसी में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ओपननेस, कि हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया फॉर द कंपटीशन विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब हम लोग उनसे मिलकर उनके साथ कंपीट करके अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन से वी चेंज आवर पॉलिसी फ्रॉम एलक्यूपी, ठीक है, यानी लाइसेंसिंग कोटा परमिट, टू एलपीजी इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्लियर बेटा? तो अब बात करेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कौन कौन सी हमारी पॉलिसी थी, और उसमें से एक पॉलिसी पहली लिबरलाइजेशन कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ही हम लोग फिनिश। हम लोग बात करेंगे मेन पॉलिसी ऑफ आवर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, मेन पॉलिसीज कौन कौन सी थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में? 3 थी बेटा। पहली का नाम लिबरलाइजेशन, जिसके लिए शॉर्ट फॉर्म में हम एल यूज करते हैं। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, जिसके लिए हम पी यूज करते हैं। और तीसरी पॉलिसी थी बेटा ग्लोबलाइजेशन की, जिसके लिए हम जी यूज करते हैं और कलेक्टिवली बोलते हैं एलपीजी की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उसमें से जो सबसे पहली पॉलिसी है बेटा, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, आज की क्लास में हम लोग केवल उसी की बात करेंगे। ठीक है, लिबरलाइजेशन का हिंदी में मतलब होता है बेटा उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है उदार बनना है। अब हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोगों को उदार बनना है, गवर्नमेंट को उदार बनना है। किसके लिए बेटा? प्राइवेट सेक्टर के लिए। सिंपल सा मतलब था कि पहले की पॉलिसी में जो हमने प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ पर, ठीक है, उनकी एंट्री पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, अब उनको खत्म करना है और प्राइवेट सेक्टर को कंपीट करने के लिए इनवाइट करना है विद पब्लिक सेक्टर। क्लियर? अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या लिखा होता है, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। रिमूवल का मतलब हटाना। किस चीज पे बेटा? एंट्री और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, जो हमने पाबंदियां लगा रखी थी, ठीक है, ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पे किस चीज की? एंट्री की और ग्रोथ की। ठीक है, जो हमने प्राइवेट सेक्टर की एंट्री और ग्रोथ के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, उन सबको हटाना, इसका नाम दिया गया है बेटा लिबरलाइजेशन। ठीक है, आप सबको पता है जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी उसमें हमने क्या किया था? लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉलो की हुई थी। अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर एक नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहता है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, मतलब ग्रो करना चाहता है, तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए भी कोई दूसरी गुड्स को बनाना चाहता है तो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था? प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से रेगुलेट किया हुआ था। तो जो आपका लिबरलाइजेशन का मतलब है, उसका मतलब है कि भैया उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी रेगुलेट करने के लिए, वो सब रेस्ट्रिक्शंस हटानी है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को मोर फ्री हैंड देना है। ठीक है, उनको फ्री कर दो। ठीक है, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दो, स्वतंत्रता दो कि जहां चाहे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें, उनके ऊपर इस तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो। जितना चाहे वो प्रोडक्शन करें, उनके ऊपर किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो। और इसी को नाम दिया गया बेटा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को आप कह सकते हो डीरेगुलेशन एंड रिडक्शंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। डीरेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, पहले हम रेगुलेट कर रहे थे, वो रेगुलेट करने को खत्म करना है। रिडक्शन का मतलब हटाना है, किसको? गवर्नमेंट कंट्रोल को। और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो उन्होंने रेगुलेट किया हुआ था, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा रखी थी गवर्नमेंट ने, उनको खत्म करना है। ठीक है, उनको मोर कॉम्पिटिटिव बनाना है कि वो आए और पब्लिक सेक्टर के साथ कंपीट करे। और ना खाली पब्लिक सेक्टर बेटा, बल्कि एमएनसी पे जो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, ठीक है, उन सबको भी हमें हटाना है। उनके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। प्राइवेट सेक्टर और एमएनसी को इंकरेज करना कि वो आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करें और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करें। तो इसका नाम ग्लोबलाइजेशन से। इसी को आप कह सकते हो बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर या एमएनसी को फ्री हैंड दे दो, वो जिस बिजनेस में चाहे अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट
बढ़े। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं बेसिक पर्पज क्या थे लिबरलाइजेशन के। पहला है टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा पोटेंशियल था, बट जो हमारी पहली पॉलिसी थी बेटा 1950 से 1990 वाली, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू हमने उन प्राइवेट सेक्टर का जो पोटेंशियल था वो पूरी तरह से हमने रेगुलेट किया हुआ था। तो अब हमने डिसाइड किया कि वो रेस्ट्रिक्शंस हटानी है और उनका जो पोटेंशियल्स है उसको हमें यूज करना है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्लियर बेटा? तो मेन पर्पस लिबरलाइजेशन का ये। दूसरा पर्पस टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिटिव इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, अब हमें अपनी इकोनॉमी में ज्यादा कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ही डोमिनेट करेगा। अब पब्लिक सेक्टर को रहना है तो कम्पीट करने पड़ेगा विद प्राइवेट सेक्टर, साथ साथ एमएनसी। तो जो हमारा लिबरलाइजेशन है बेटा उसके दो मेन पर्पस थे। पहला इकोनॉमिक पोटेंशियल्स को यूटिलाइज करना, उसको अनलॉक करना, जिसपे हमने पहले रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, लॉक लगा रखा था, वो लॉक खत्म करने हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस खत्म करनी है ताकि हम अपने प्राइवेट सेक्टर और जो मल्टीनेशनल रिसोर्सेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपनी इकोनॉमी के पोटेंशियल्स, ठीक है, उसको बढ़ा सके। दूसरा अपनी इकोनॉमी को मोर कॉम्पिटिटिव बनाना। क्लियर बेटा? करेंगे नेक्स्ट क्लास में उन रिफॉर्म्स की जो हमारी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन के अंडर की। हालांकि प्लान ये था कि आज ही की क्लास में वो सारे रिफॉर्म्स किए जाएंगे, बट ये आज की ही वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो अब जितने भी रिफॉर्म्स है बेटा वो एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन। क्लियर? तब तक के लिए जय श्री राम।